अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर के फासले पे ज़मीन के गिर्द एक जिस्म मूव कर रहा है, जिसे हम ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट भी कहते हैं। जी, तो मैं चांद के बारे में बात कर रही हूँ। मैं हूँ मरियम मकसूद और सोलर सिस्टम सीरीज़ की 5वीं वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। चांद हमारे सोलर सिस्टम में कुदरती तौर पर पाया जाने वाला 5वां बड़ा सैटेलाइट है। इसकी पैदाइश आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले हार्डियन ईयन में हुई। अगर हम इसकी सरफेस की बात करें तो इसकी सरफेस पे बहुत ज़्यादा रॉक्स हैं। कहा जाता है कि जब चांद की पैदाइश हुई तो इसकी सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आतिशफिशा पहाड़ मौजूद थे जो फटते और जिनमें से लावा निकलता। अभी भी अगर आप चांद की सरफेस को ऑब्जर्व करें तो आपको वहाँ पे बहुत सारे काले काले धब्बे नज़र आएंगे। ये धब्बे उन्हीं आतिशफिशा पहाड़ों के फटने के बाद उनसे निकलने वाले लावा के जमने से बने हैं। तो ये तो हमने चांद का थोड़ा सा तारुफ देख लिया, लेकिन असल हमारा सवाल ये है कि चांद की पैदाइश कैसे हुई। For more educational videos, subscribe to our channel. आज की अपनी इस वीडियो में हम चांद की पैदाइश से मुतल्लिक 3 डिफरेंट थेरीज को देखेंगे और फिर देखेंगे कि उनमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थेरी कौन सी है। चांद की पैदाइश के मुतल्लिक पहली थेरी जो भी हम देखने जा रहे हैं वो कैप्चर थेरी है। कैप्चर थेरी के मुताबिक चांद की पैदाइश सोलर सिस्टम के बनने के साथ ही हो गई, लेकिन तब तक ये किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी में नहीं आया था, इसलिए ये ऐसे ही स्पेस में इधर उधर मूव करता रहा। लेकिन जब कुछ अरसे बाद ये ज़मीन के पास से गुजरने लगा तो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ये ज़मीन के गिर्द घूमने लग गया और इसने ज़मीन के नेचुरल सैटेलाइट यानी चांद की शक्ल इख्तियार कर ली। अब इस थ्योरी की अहमियत उस वक्त कम हो गई जब 1969 में अपोलो मिशन ने चांद की सतह से रॉक्स और सॉइल लाई। जब वो रॉक और सॉइल लाएगी और उसका कंपैरिजन किया गया ज़मीन की रॉक और सॉइल के साथ, तो उसमें केमिकल्स और आइसोटोप्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। जबकि इस थ्योरी के मुताबिक वो एस्टेरॉयड या वो चांद जो ज़मीन के गिर्द आया था कहीं और से, उसकी तो केमिस्ट्री, उसकी तो खसूसियात बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए थी ज़मीन से, लेकिन असल वाले चांद की खसूसियात तो ज़मीन से मिलती जुलती थी। इसलिए इस नतीजे के बाद इस थ्योरी की अहमियत कम हो गई। इसके बाद दूसरी थ्योरी एक्रीशन थ्योरी है जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्रीशन थ्योरी के मुताबिक चांद असल में ज़मीन का ही अपना हिस्सा है। जब ज़मीन की पैदाइश हुई और ज़मीन बहुत तेज़ी से अपनी जगह पर स्पिन कर रही थी तो उसी से कुछ पार्ट्स अलग हो गए और ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से वो पार्ट्स आपस में जुड़ के तो उन्होंने चांद की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन ये थ्योरी भी तब अपनी अहमियत खो गई जब इसका कंपैरिजन भी उन्हीं रॉक और सॉइल के साथ किया गया जो चांद की सतह से लाए गए थे। इस थ्योरी के मुताबिक चूंकि चांद ज़मीन के ही पार्ट्स का हिस्सा है, इसलिए ज़मीन और चांद की जो रेशो है मिनरल्स वगैरह की वो सारी सेम होनी चाहिए। लेकिन जब इसका कंपैरिजन किया गया तो चांद की सतह से जो मिनरल्स निकाले गए उनकी प्रोपोर्शन ज़मीन की सतह पर मौजूद मिनरल्स की निस्बत चेंज थी, जिसकी वजह से इसकी भी अहमियत कम हो गई। चांद की पैदाइश के मुतल्लिक तीसरी थ्योरी जो भी हम देखने जा रहे हैं वो जायंट इम्पैक्ट थ्योरी है। अभी तक की पेश की जाने वाली थ्योरीज में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी यही है। इस थ्योरी के मुताबिक चांद की पैदाइश तब हुई जब आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले मार्स के साइज़ का जितना एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन के साथ आकर टकरा गया। उस एस्टेरॉयड को हम थिया के नाम से जानते हैं। अब जब इनका तसादुम हुआ तो इस तसादुम के दौरान इसके कुछ हिस्से अलग हो गए इससे और वो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से इसके गिर्द घूमने लगे और आपस में जुड़ के उन्होंने एक चांद की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसे हम आज के चांद के तौर पे जानते हैं। अब अभी तक की ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। ये थ्योरी अब तक की सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी इसलिए है क्योंकि इसने कुछ ऐसे पॉइंट्स को सपोर्ट किया जिनको दूसरी थ्योरीज नहीं कर पा रही थी, जैसे अर्थ का एंगुलर मोमेंटम, चांद का एंगुलर मोमेंटम और चांद की ज़मीन के गिर्द रिवॉल्विंग दूसरे सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की निस्बत ज़्यादा है और इसके ज़्यादा होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार है, जो यकीनन ज़मीन और चांद के आपस में तसादुम के नतीजे में ही पैदा हुई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि किसी ज़माने में चांद मोल्टन फॉर्म में था
पिघली हुई हालत में था, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार थी, जो यकीनन इस तसादुम के नतीजे में ही पैदा हुई। इसके अलावा ज़मीन और चांद की सतह में कुछ स्टेबल आइसोटोप्स डिस्कवर हुए जो दोनों में आइडेंटिकल थे। ये भी इस चीज़ का सबूत है कि इन दोनों का ओरिजिन एक ही जगह पे एक ही टाइम में हुआ। एक और पॉइंट जो इस तसादुम को सपोर्ट करता है वो ये कि चांद की सतह पे बहुत से वोलेटाइल एलिमेंट्स ज़मीन की सतह की निस्बत कम है, और ये ख्याल किया जाता है कि जब ज़मीन और चांद के दरमियान तसादुम हुआ तो ये वोलेटाइल एलिमेंट्स वहाँ से एवेपोरेट कर गए। लेकिन चूंकि ज़मीन की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो ज़मीन ने आहिस्ता आहिस्ता उन वोलेटाइल एलिमेंट्स को दोबारा से अपनी ग्रेविटी की वजह से ले लिया, जबकि चांद की ग्रेविटी कम है तो इसलिए चांद उनको दोबारा हासिल नहीं कर पाया, इसलिए चांद की सतह पे वो वोलेटाइल एलिमेंट्स अभी भी कम है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि जॉइंट इम्पैक्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स की वजह से अब तक की ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।